भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। सूचना के अधिकार से काम में अनुशासनहीनता और अफरा तफरी का मामला। टीमेट टेक्निकल शासन के अनुसार नहीं बना रोड। ना ही RCC PVC पाइप लगाए गए। टीमेट में काम कंप्लीट के बाद सूचना फलक का बिल, लेकिन सूचना फलक ही रोड से गायब। सीतासावंगी ग्राम पंचायत का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत सीतासावंगी द्वारा सन 2021-2022 में ग्राम पंचायत के सामान्य फंड से सुदीन कठौते के घर से धनीराम गजपल्ला के घर तक और आंगनवाड़ी क्रमांक 4 से साजिद शेख के घर तक के सीमेंट कंक्रीट रोड का स्टीमेट बनाकर वर्क ऑर्डर लिया गया। दोनों ही रोड की लंबाई 85 मीटर और लागत मूल्य 5 लाख का स्टीमेट बनाया गया। ज्ञात हो कि स्टीमेट के अनुसार दोनों रास्ते में RCC पाइप, साइड फिलिंग में सॉफ्ट मुरुम और सूचना दर्शक तख्ता बनाया गया है। रोड बनकर 6 माह बीत गए, लेकिन साइड फिलिंग में सॉफ्ट मुरुम नहीं डाला गया और न ही रास्तों के सूचना फलक लगाए गए। साथ ही रोड का काम दुय्यम दर्जे के होने के कारणवश रोड में जगह जगह दरारें आना और रोड का फुटना शुरू हो गया है, जिसकी शिकायत क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता ईश्वर तिरपुड़े ने पंचायत समिति तुमसर के खंड विकास अधिकारी से कर मामले की गहराई से प्रशासकीय और तांत्रिक जांच की अपील की है। साथ ही मामले की पूरी छानबीन होने तक रोड के बिल रोकने की मांग भी की है। मी ईश्वर तिरपुड़े, सीतासावंगी। मी आपणा सूचितो की सीतासावंगी ग्रामपंचायत कडून सन 2021-22 ला जे रोड सामान्य फंडातून बनविले होते ते रोड क्रमशः सुरदीन ते धनीराम गजपल्ला आणि अंगणवाडी 4 ते साजिद शेखच्या घरापर्यंत असा नियोजन केला होता, पण रोड नियोजनाप्रमाणे लोकेशनप्रमाणे बनविला नाही आणि त्यामध्ये साईडला जे मुरुम टाकायचे होतं, नरम मुरुम, तो पण टाकलेला नाही आहे। सूचक तख्ता पण लावलेला नाही आहे आणि RCC पाईप पण ज्या एस्टिमेटच्या हिशोबाने टाकायचं होतं ते पण टाकलेला नाही आहे। तसेच माझी विनंती आहे की वरील दोन्ही रोडाची चौकशी करून क्वालिटी कंट्रोल करून चौकशी करून त्याची जांच करावी। महाराष्ट्र में महाआघाड़ी सरकार की असलियत खुलकर सामने आ चुकी है कि वह OBC को आरक्षण नहीं देना चाहती है। महाराष्ट्र में OBC का राजनीतिक आरक्षण राज्य सरकार की टाइम पास नीति के कारण खोने की नौबत आई। आरक्षण को लेकर कभी गंभीर नहीं रही। महाआघाड़ी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उचित रुख नहीं अपनाया है और वसूली में लगी रही। इसके विपरीत मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने एम्पिरिकल डेटा, आंकड़े एकत्रित किए और OBC आरक्षण हासिल कर लिया। सरकार में कुछ नेता आरक्षण के मुद्दे पर दिखावा कर रही है। सांसद सुनील मेंढे ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। वह भंडारा के त्रिमूर्ति चौक पर भाजपा OBC मोर्चा सेल द्वारा आयोजित 1 दिवसीय धरना आंदोलन और सांकेतिक अनशन को संबोधित कर रहे थे। आम्हा OBCचं जे राजकीय आरक्षण जे संपवण्यात आलेलं आहे त्या विरोधात रस्त्यावरती येऊन आंदोलन करू अशी आम्ही त्या दिवशीच तुम्हाला सूचना केली होती। आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे, गेल्या 2 वर्षापासून सुप्रीम कोर्टात हा विषय सुरू आहे आणि ज्या पद्धतीने महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्टाचा लढा लढत आहे त्या पद्धतीने त्यावरून आम्हा सर्वांना असं वाटतं की बा या आघाडी सरकारने आम्हा OBCंना राजकीय आरक्षण मिळूच नाही याचा कट रचल्याचा माझा स्पष्ट आरोप त्यांच्यावरती आहे। आणि म्हणून तुम्ही या लक्षात दुसरी गोष्ट लक्षात घ्या
आपल्या मध्य प्रदेशमध्ये याच पद्धतीने सुप्रीम कोर्टाने त्यांनाही राजकीय आरक्षण नाकारलं होतं. त्यांनी 4 ते 5 महिन्याच्या काळामध्ये त्यांचा संपूर्ण एम्पिरिकल डाटा, शास्त्रोक्त डाटा त्यांनी सबमिट करून आपलं परत आरक्षण मिळवूनही घेतलं. या उलट ह्या नाकारते सरकारने 2 वर्षाचा कालावधी घेऊनही कुठल्याही प्रकारची ठोस कारवाई केली नाही. एम्पिरिकल डाटा कलेक्ट केला नाही. त्याकरता जो आयोग त्यांनी स्थापित करण्याचा अपेक्षा होती ते आयोग उशिरा स्थापन केला. त्या आयोगाला निधीच दिला नाही एम्पिरिकल डाटा करता. अशा पद्धतीने नुसतं गोष्टी सांगायच्या, ओबीसीच्या गोष्टी सांगायच्या शेतकऱ्यांच्या आणि बोनस द्यायचाच नाही, असं हे सरकार ज्यांना गरीबाशी घेणदेण नाही, ओबीसीशी घेणदेण नाही. महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य है। जाति व्यवस्था के कारण अक्सर यह देखा जाता है कि पिछड़े वर्ग को बिना आरक्षण के कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। आरक्षण के माध्यम से ओबीसी समुदाय यह स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने और राजनीतिक शक्ति में प्रशिक्षित हो सका, लेकिन केवल 25 वर्षों में इस आरक्षण समाप्त होने की नौबत आई है। ओबीसी समुदाय का आम कार्यकर्ता राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य धारा में आने लगा तो आरक्षण खत्म हो गया। यह ओबीसी समुदाय के साथ किया गया अन्याय है और यह अन्याय केवल और केवल नकारता राज्य सरकार द्वारा किया गया है। आम आदमी को राजनीति की मुख्य धारा में लाने के लिए ओबीसी आरक्षण जरूरी है और इसलिए हम इस ओबीसी आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। भारतीय जनता पक्षातर्फे सतत ओबीसी आरक्षणावरती या महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने जे दुर्लक्षितपणा केलेला आहे आणि महाराष्ट्रातील ओबीसी जनतेवरती जो अन्याय केलेला आहे, या अन्यायाला वाचा फोडण्याकरता, ओबीसींचं आरक्षण परत मिळवण्याकरता सतत संघर्षरत आहेत. त्याच घटनाक्रमानुसार पूर्ण महाराष्ट्रात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 1 दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण करून महाराष्ट्र सरकारला जाग आणण्याचं काम आणि त्यांना जी सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल टेस्ट जी सांगितलेली आहे ती पूर्ण करून या महाराष्ट्रातील जनतेला आरक्षण मिळवून देण्याकरता त्यांनी प्रयत्न करावे. आपल्याप्रमाणेच मध्य प्रदेशातील ओबीसींचं आरक्षण सुद्धा गेलेलं होतं, परंतु भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने, शिवराज सिंग सरकारने त्या संपूर्ण मध्य प्रदेशातील गावोगावी जाऊन ज्या ज्या इम्पेरिकल डाटा करता आवश्यक गोष्टी होत्या त्या सर्व एकत्रित करून इम्पेरिकल डाटा जमा केला आणि तो इम्पेरिकल डाटा सुप्रीम कोर्टात मांडला आणि मध्य प्रदेशातील ओबीसींचं गेलेलं आरक्षण पूर्ववत ओबीसींना मिळवून दिलेलं आहे. देश के सबसे बूढ़े बाघ बागडोह T38 की मौत हो गई। इसे बाघों के लिए प्रसिद्ध ताडोबा अंधारी बाघ प्रकल्प का किंग भी कहा जाता था। इसकी अनुमानित उम्र 17 से 18 वर्ष थी। चंद्रपुर समीप सिनाला नर्सरी के पास सोमवार सुबह T38 बाघ मृत में पाया गया। वृद्धावस्था के चलते मृत्यु होने का अनुमान लगाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चंद्रपुर वन विभाग के चंद्रपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत उप क्षेत्र दुर्गापुर के सिनाला नर्सरी के पास सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे T38 नर बाघ मृत पाया गया। यह पिछले 10 से 15 दिन से परिसर में विचरण कर रहा था। वन कर्मी इस पर नजर रखे थे। बाघ की मौत होने की जानकारी मिलने पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बाघ का प्राथमिक उपचार केंद्र में पशु वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर रविकांत खोब्रागडे, डॉक्टर दामले ने पोस्टमार्टम किया। इस समय मुख्य वन संरक्षक लोणकर, विभागीय वन अधिकारी श्वेता बोडू, कोअर क्षेत्र के उप संचालक काले, इकोप्रो के बंडू धोत्रे, सहायक वन संरक्षक NJ चौरे, RFO RD गोरुडे व कर्मचारियों की उपस्थिति में बाघ का दहन किया गया। जिला परिषद में 23 मई को विषय समिति सभापति पद के चुनाव कराए गए, जिसमें भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस व निर्दलीय सदस्यों ने मिलकर चारों सभापति पद पर कब्जा जमा लिया है और अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव की तरह भारी जद्दोजहद नहीं दिखाई दी है। लेकिन भाजपा गठबंधन व चापी संगठन के बीच पहले जैसा समन्वय परिलक्षित नहीं हुआ, जो चर्चा का विषय बन गया है। इस चुनाव में चारों सभापति का निर्वाचन 13 के मुकाबले 36 से हो गया, जबकि चाबी संगठन के 4 सदस्यों ने चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार कर दिया है। इस चुनाव में महिला व बाल कल्याण सभापति पद पर सविता संजय पुराम, समाज कल्याण सभापति पद पर पूजा अखिलेश सेठ,
विषय समिति सभापति पद क्रमांक 1 संजय टेम्भरे व विषय समिति सभापति पद क्रमांक 2 पर रूपेश रमेश गुथे निर्वाचित हुए हैं। उल्लेखनीय है कि जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस, चाबी संगठन व 2 निर्दलीय सदस्यों ने मिलकर 40 आंकड़ा तैयार किया था, लेकिन इस सभापति चुनाव में पदों के चयन के दौरान चाबी संगठन की उपेक्षा किए जाने की जानकारी मिली है, जिसके कारण उसके 4 सदस्य चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए हैं, जिससे 40 सदस्यों का आंकड़ा 36 पर पहुंच गया है। यह उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के 13 सदस्य हैं, जिन्हें प्रखर ढंग से विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करने के निर्देश उच्च कमान द्वारा दिए गए हैं। कोरोना काळाच्या नंतर पूर्ण निवडणूक थांबलेल्या होत्या आणि कोरोनाच्या नंतर ज्या निवडणुका झाल्या त्याच्यानंतर पुन्हा एक ओबीसीचा प्रश्न होता, परंतु आम्ही भाजपच्या वतीनं हायकोर्टामध्ये आपली मागणी केली आणि त्यांनी हायकोर्टानं आम्हाला न्याय दिला आणि न्याय दिल्यानंतर अध्यक्षपदाची निवडणूक ती पण झाली आणि आज 6वी निवडणूक झाली आणि आज कोरोना काळाच्या नंतर जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास करण्याकरता पूर्ण लोकप्रतिनिधीच्या माध्यमातून आम्ही पूर्ण विकास करणार आहे आणि एक चांगला बळकट विकास करून लोकांना दाखवणार आहे। थैंक यू। विधायक स्थानीय विकास निधि 2021-22 के तहत भंडारा और पौनी तहसील में 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को एम्बुलेंस प्रदान की गई है और उनका उद्घाटन विधायक नरेंद्र भोंडेकर के हस्ते किया गया। भंडारा तहसील में शाहपुर, पहला और पौनी तहसील में भुयार और आसगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है। भंडारा विधानसभा क्षेत्र के सभी 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने का वादा पूरा किया है। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े शहरों में इलाज के लिए मरीजों को ले जाने की परेशानी इस एम्बुलेंस के जरिए दूर होगी। इस अवसर पर उप जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सचिन चौहान, डॉक्टर नागदेवे, डॉक्टर टेम्भुर ने, शिवसेना जिलाध्यक्ष अनिल गायधने, उप जिला प्रमुख सुरेश धुर्वे, विधानसभा प्रमुख पाड़ू फुलबांधे, पौनी तालुका प्रमुख प्रशांत भूते, भंडारा शहर प्रमुख मनोज साकुरे, पूर्व नगर सेवक नितिन धकाते, भोजराज वैद्य, राकेश थोटे, विलास बाड़बुधे, शरद फेंडर, नाना उपरीकर आदि उपस्थित थे। ओबीसी क्रांति मोर्चा संगठन के संस्थापक अध्यक्ष संजय मते ने बताया कि केंद्र ने पेट्रोल डीजल के रेट कम कर दिए हैं। उसके बाद से राज्य सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने का ऐलान किया है, मगर राज्य सरकार की ओर से की गई घोषणा को लागू नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने भी चुनाव के लिए दरों में कटौती की घोषणा की थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए की कटौती की है। हालांकि इन दरों को कम करना भी आम जनता के लिए वहनीय नहीं है। 2014 मध्ये ज्या पद्धतीने मोदी सरकार निवडून आलेली होती, त्यावेळेस प्रत्येकाने या पद्धतीने मोदी सरकारला फार मोठे भरघोस मतदान करून सणारी या सरकारला उचलून धरले आणि त्याच वेळी 2017 मध्ये सुद्धा त्यांनी पेट्रोल वाढच्या विषयामध्ये बोलणी केली होती, परंतु त्यावेळी त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचा असा दिलासा मिळालेला नाही आणि आज फक्त आता एवढ्या दिवसाच्या नंतर लोकांच्या संघर्षाला बी नाही जुमानत आहे ही सरकार। त्यामुळे मोदी सरकारने हा जो दिलासा म्हणून जो दिलेला आहे 9 रुपये काही समथिंग पैसे, ही काही फार मोठी कमी केलेली नाही आहे आणि जनतेचा हा खूप मोठा घोर अन्याय झालेला आहे जनतेवर। पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार हो गए हैं। बढ़ती महंगाई और ईंधन के बढ़ते दाम से आम आदमी बेहाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का वादा किया था। रामदेव बाबा ने भी कहा था कि आपको 80 रुपए की सरकार चाहिए या 30 से 35 रुपए की सरकार चाहिए। पेट्रोल की कीमत 121 रुपए और अब आगामी चुनावों के साथ पेट्रोल की कीमत 9 रुपए प्रति लीटर कम हो गई है। अगर हम आम आदमी को राहत देना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल के दाम 40-50 रुपए से घटाना चाहिए। ऐसी प्रतिक्रिया ओबीसी क्रांति मोर्चा संगठन के संस्थापक अध्यक्ष संजय मते ने दी है। मोदी साहेबांनी 2014 मध्ये आम्हाला चांगले सुंदर स्वप्न साकार दिले होते। त्यांनी म्हटलं होतं की पेट्रोल डिझेलचे आम्ही भाव कमी करू। त्यावेळेस बाबा रामदेवजी यांनी पण म्हटलं होतं जनतेला की तुम्हाला 30 रुपये 35 रुपये पेट्रोल पाहिजे की नाही पाहिजे। त्या आवेशमध्ये आम्ही मोदी साहेबांना भरभरून मतं दिले, परंतु या 7 वर्षामध्ये पेट्रोल डिझेलचे इतके भाव वाढवले की 122-125 रुपयापर्यंत पेट्रोलचे भाव गेले आणि आता
मोठ्या याच्यानं सांगत आहेत की आम्ही 9 रुपये काही पैसे पेट्रोलचा भाव कमी केलेला आहे. या 9 रुपये काही पैसे पेट्रोलचा भाव कमी केल्यामुळे सामान्य माणसाला असा काही दिलासा मिळणार नाही. कारण या 9 रुपयामुळे काही ट्रान्सपोर्ट याच्यावर काही फरक पडणार नाही. जर सामान्य माणसाला दिलासा जर द्यायचा असेल तर मोदी साहेबांनी 40 ते 50 रुपये पेट्रोल डिझेलचे रेट कमी करावे. हा तर असं झाला की हळूहळू पेट्रोलचे रेट वाढवले आणि एकदम 9 रुपये काही पैसे पेट्रोलचे रेट कमी करून सामान्य माणसाच्या आशयावर नमक चिडवल्यासारखं झालं. गोरेवाड़ा के जंगल में रविवार की दोपहर आग लग गई। तेज हवाओं के कारण जंगल में तेजी से आग फैलती जा रही थी। ऐसे में वन विभाग के कर्मचारी और मनपा अग्निशामक दल ने मोर्चा संभाला। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गोरेवाड़ा जू प्रशासन के अनुसार रविवार दोपहर 12:30 बजे के दौरान आग लगने का पता चला। यह आग लावाधाबा गाँव की तरफ से शुरू हुई। तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैलती जा रही थी। करीब 100 से 150 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ गया। गोरेवाड़ा जू के लगभग 150 अधिकारी और कर्मचारियों ने वन विभाग के पास उपलब्ध अग्निशामक साधनों के साथ आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन बड़ा इलाका आग की चपेट में आ चुका था। ऐसे में अग्निशामक विभाग को भी घटना की जानकारी दी गई। आग को जू की तरफ बढ़ते देख दोपहर को सफारी बंद करवा दी गई। CFO राजेंद्र उचके ने सिविल, सुगत नगर, कॉटन मार्केट और गंजीपेट से 4 वाहन मौके पर रवाना किए। 2 अलग-अलग परिसरों में आग बुझाने का काम शुरू किया गया। आग को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा फायर बीटर और ब्लोअर का भी इस्तेमाल किया गया। करीब 5 घंटे तक आग बुझाने का काम चलता रहा। राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार ओबीसी आरक्षण के प्रति गंभीर नहीं है। इस कारण सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। ओबीसी प्रवर्ग को राजकीय आरक्षण से वंचित रखना है, यह राज्य सरकार के टालमटोल नीति से स्पष्ट हुआ है। ऐसा आरोप सांसद सुनील मेंढे ने लगाया है। भाजपा पार्टी की ओर से सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। इस समय वे संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को लेकर राज्य सरकार के नेताओं की भूमिका नाटकीय है। ओबीसी मंत्रियों ने इस्तीफा देकर आरक्षण मांगना चाहिए, लेकिन सत्ता में बैठी मौजूदा सरकार केवल वसूली में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पुरोगामी राज्य होकर जाति व्यवस्था के चलते पिछड़े प्रवर्ग को आरक्षण के बिना कोई प्रतिनिधि नहीं मिलता। वर्ष 1932 को गोलमेज परिषद से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने राजनीतिक आरक्षण दिलाया। संविधान की धारा 340 के तहत ओबीसी को शैक्षणिक व शासकीय नौकरी में आरक्षण क्रमशः 1990 व 2006 में मिला। इससे ओबीसी प्रवर्ग के विकास को गति मिली है। इस आंदोलन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इसके पश्चात भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने विविध मांगों को लेकर जिलाधिकारी संदीप कदम को ज्ञापन सौंपा। इस 1 दिवसीय धरना आंदोलन में भाजपा जिलाध्यक्ष शिवराम गिरेपुंजे, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप पडोले, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सचिव चामेश्वर कहाणे, पूर्व विदर्भ संघटक रवि चव्हाण, नितिन गुड़धे पाटील, रेखा भाजीपाले, महिला मोर्चा अध्यक्षा इंद्रायणी कावगते, ओबीसी जिलाध्यक्ष महेंद्र निंबाते, महामंत्री दिनेश नीमकर, महिला संपर्क प्रमुख प्रीति दुरुक्कर गोसेवाडे, राजेश टिचकुले, मुन्ना फुंडे, धनवंतर राउत, प्रदीप गोमासे, यश ठाकरे, मोहन सुरकर, विनोद बांते, मयूर बिस्ने, डॉक्टर नेपाल रंगारी, डॉक्टर राजेश नांदुरकर, प्रियांक बोरकर, मनोज बोरकर आदि शामिल हुए थे। रीवा जिले में कोरेक्स कारोबार का इस कदर से अपनी जड़ जमा चुका है, जगह जगह कोरेक्स बिकने की खबर भी आ रही है, जिन पर पुलिस की होने वाली कार्रवाई बेअसर है, क्योंकि आज तक पुलिस मुख्य सरगनाओं का पता लगाने में विफल रही है। वैसे ही एक बार फिर हनुमाना में थाना प्रभारी शैल यादव ने उत्तर प्रदेश बनारस से रीवा की ओर इनोवा कार में छिपाकर लाई जा रही नशीली कफ सिरप को पकड़ा है और बताया जा रहा है कि MP-UP बॉर्डर में हनुमाना थाना प्रभारी ने घेराबंदी करके नशीली कफ सिरप सहित वाहन को जब्त किया है। वहीं तस्कर अंधेरे का लाभ उठाकर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। वाहन के अंदर 16 बोरियों में 25 से 30 पेटी कफ सिरप मौजूद है। हालांकि पुलिस के द्वारा नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। SDPO मऊगंज नवीन दुबे ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान हनुमाना पुलिस को कोरेक्स की बड़ी खेप पकड़ने में
में सफलता प्राप्त हुई है, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख बताई जा रही है। हालांकि पुलिस के द्वारा नशीली कफ सिरप सहित वाहन जब्त करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल देर शाम थाना प्रभारी हनुमाना सैल यादव को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ यूपी से कोरेक्स की खेप रीवा की ओर लाई जा रही है। सूचना पाके तत्काल थाना प्रभारी द्वारा घेराबंदी की गई और हनुमाना से रीवा की ओर जाने वाली रोड पे एक गाड़ी को रोका गया। इनोवा गाड़ी थी और जिसमें लगभग 15-16 पेटी कोरेक्स वहाँ से जब्त हुआ। गाड़ी काफ़ी रफ्तार में थी। जब पुलिस उसका पीछा कर रही थी तो जो वहाँ पे चालक और जो उसके अन्य साथी सहयोगी थे वो पुलिस को देखते ही वहाँ मौके से फरार हो गए। तो गाड़ी और माल जब्त कर लिया गया है और मामला पंजीबद्ध करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हाँ, गाड़ी को इसमें शामिल किया गया है, जो हमारी विवेचना है उसमें शामिल किया गया है और जो उसमें उसके मालिक हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। बहन को लेने के लिए जा रहे युवक को बोलेरो वाहन चालक ने टक्कर मार दी। यह घटना 12 मई को लाखनदूर सिंहपुरी मार्ग पर बोरगांव परिसर में घटित हुई थी। इसमें गंभीर युवक का मेडिकल कॉलेज नागपुर में उपचार के दौरान लाखनी तहसील के विहिरगांव निवासी कमलेश दौलत भेंडारकर उम्र 24 वर्ष की मृत्यु हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार कमलेश भेंडारकर यह विहिरगांव से उमरी में बहन को लाने के लिए दोपहिया क्रमांक MH35Q 88 से निकला था। वह लाखनदूर सिंहपुरी मार्ग पर के बोरगांव परिसर में लाखनदूर की ओर से पौनी की ओर जा रहे बोलेरो वाहन क्रमांक MH36 AA 2803 के चालक ने टक्कर मार दी। इसमें गंभीर जख्मी होकर कुछ समय तक कमलेश यह सड़क पर गिरा रहा। उसको पुलिस की मदद से भंडारा के निजी अस्पताल में तो आगे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज नागपुर में भर्ती किया गया था, किंतु उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में पुलिस ने बोलेरो चालक के विरोध में मामला दर्ज किया है। आगे की जांच पुलिस उप निरीक्षक हारगुड़े कर रहे हैं। गोंदिया जिले के रावणवाड़ी थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार को सावरी रेलवे अंडरग्राउंड में 4 अज्ञात बदमाशों ने रोककर उसे डराया धमकाया और उसका मोबाइल, नकद और बाइक लेकर भाग गए। ये घटना 20 मई 2022 को घटित हुई। फिरियादी युवक का नाम राजीव ज्ञानीराम लिल्हारे, उम्र 30 वर्ष, निवासी मोगर्रा ऐसा बताया गया। वारदात वाले दिन राजीव लिल्हारे अपनी हीरो कंपनी की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल नंबर MH35 AD 5877 को मोगरा से ढाकनी अपने ससुराल जा रहा था। तभी सावरी स्थित रेलवे अंडरग्राउंड में खड़े 4 अज्ञात बदमाशों ने उसे रोक लिया। फिरियादी को धमकाते हुए उसके पैंट के जेब में रखे लावा कंपनी का मोबाइल फोन कीमत 800 रुपए, नगद 2000 रुपए एवं हीरो कंपनी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल नंबर MH35 AD 5877 अनुमानित मूल्य रुपए 30,000 ऐसा कुल 32,800 रुपए मूल्य का लूटकर भाग गए। रावणवाड़ी पुलिस ने इस मामले पर 4 अज्ञातों के खिलाफ धारा 392 भादवी के तहत मामला दर्ज किया और इस अपराध की आगे की जांच API अंबुरे पुलिस स्टेशन रावणवाड़ी कर रहे हैं।